वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 4 दैट इज टाइम सीरीज। आप समझते हैं कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। देखो, टाइम सीरीज की अगर हम डेफिनेशन देखें ना, तो टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम ना एक तरीके से डेटा पॉइंट को कलेक्ट करते हैं। डेटा पॉइंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कलेक्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर इन डेटा पॉइंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कोई भी पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वहां पे सारे डेटा पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब ओवर अ टाइम जिस भी चीज का हम ट्रेंड देख रहे हैं वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये स्टिंगेंट है, वो हम देखते हैं। और जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं और डेटा पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वहां पे हमेशा कोई भी टाइम पीरियड प्लॉट किया जाता है, जैसे ईयरली, मंथली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बस टाइम होता है। अगर हम टाइम सीरीज एनालिसिस के कुछ एग्जाम्पल देखें तो कुछ ये एग्जाम्पल हमारे आएंगे, दैट इज रेनफॉल मेजरमेंट, स्टॉक प्राइस को देखना कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एनुअल रिटेल सेल को देखना, मंथली सब्सक्राइबर या हार्ट बीट पर मिनट या एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। नेक्स्ट हम टाइम सीरीज एनालिसिस के कुछ कंपोनेंट को समझते हैं। तो देखो, 4 कंपोनेंट है और कई बारी क्या होता है कि जो आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है ना एग्जाम में, थियोरटिकल क्वेश्चन, वो इसी टॉपिक से आ जाता है कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। पहला है सेकुलर ट्रेंड, दूसरा है सीजनल वेरिएशन, थर्ड इज साइक्लिक वेरिएशन एंड फोर्थ इज इरेगुलर वेरिएशन। अब देखते हैं कि ये सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। तो देखो, सेकुलर ट्रेंड क्या होता है कि ये जनरल टेंडेंसी होती है टाइम सीरीज की कि या तो वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, और या फिर वो रहता है स्टिंगेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उन्हीं ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं। अपवर्ड टेंडेंसी जो यूजली ऑब्जर्व करी जाती है ना, वो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री में ऑब्जर्व करी जाती है, जैसे कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर हम डाउनवर्ड टेंडेंसी की बात करें तो जैसे डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, और प्राइस जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रहे हैं, इन चीज में देखा जाता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंक्रीज और डिक्रीज जो हो वो सेम डायरेक्शन में हो थ्रू आउट द पीरियड। ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे पॉपुलेशन बढ़ रही हो, फिर कुछ टाइम पे कम हो रही हो, फिर बढ़ रही हो। जरूरी नहीं कि वो सेम ही ऐसा हो कि बढ़ ही रही है या घट ही रही है। दूसरा आता है हमारा सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को ना आप सीजन के थ्रू याद रख सकते हो, जैसे एक साल में 4 हमारे सीजन आते हैं, है ना, उसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। क्योंकि सीजनल वेरिएशन में क्या होता है कि कोई भी ट्रेंड, जिस भी ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप को रिपीट करता है एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये जैसे कि हमारा क्या है कि सेलिंग ऑफ अम्ब्रेला और रेनकोट इन अ रेनी सीजन, हर साल में ये चीज रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, हर सीजन में अपने आप को ये रिपीट करता ही है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा साइक्लिक वेरिएशन। देखो, साइक्लिक वेरिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे रिपीट तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार रिपीट हो। जैसे सीजन में क्या है कि विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन साल में हर बार आएगा ही, ऐसा नहीं है कि विंटर नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। बट साइक्लिक वेरिएशन में जरूरी नहीं है कि वो हर साल में आए। these are not variation that necessary uniform periodic in a nature। मैंने क्या बताया कि जो सीजनल वेरिएशन होता है वो एक साल के अंदर अंदर रिपीट होता है, लेकिन साइक्लिक वेरिएशन में ऐसा नहीं होता। इसका जो पीरियड होता है एक साइकिल की, वो 7 से 9 साल तक भी चल जाती है। और ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7 से 9 साल में ही चलेगी, 11 साल, 10 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बिजनेस साइकिल है, स्टार्ट होती है बूम, डिप्रेशन, रिकवरी। अब ये पता थोड़ी है कि इकोनॉमी की जो बूम है वो कितने टाइम चलेगा, डिप्रेशन कितने टाइम चलेगा, या फिर रिकवरी कितने टाइम चलेगा। तो दैट इज साइक्लिक वेरिएशन। लास्ट आता है हमारा इरेगुलर वेरिएशन। देखो, जैसा इसका नाम है ना, वैसा इसका मीनिंग है। ये जो वेरिएशन होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ये कोई रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं आते हैं, ये प्योरली एक्सीडेंट होते हैं। लाइक कोविड-19 आया था, ठीक है, कोविड-19 आया था, तो क्या वो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में आएगा? नहीं, एक बार आ गया, इसका कोई ऐसा थोड़ी है क्या फिर से आएगा या कुछ होगा। कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी नहीं है कोविड-19 का, अचानक से ही आया। इसमें आप एग्जांपल और क्या ले सकते हो, जैसे वॉर हो गया, अर्थक्वेक, सुनामी या स्ट्राइक या लॉकआउट। ऐसे थोड़ी है कि हर साल इस टाइम पे जी वॉर होगा या हर इतने साल में वॉर होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना, वो अचानक से ही होता है। तो दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ टाइम सीरीज।
तो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। देखो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ टाइम सीरीज हमारे सिलेबस में दो हैं। सबसे पहले है एडिक्टिव मॉडल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मॉडल। अब इन मॉडल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखो एडिक्टिव मॉडल जो कहता है ना, वो कहते हैं कि टाइम सीरीज जो होता है ना, वो 4 कंपोनेंट का सम होता है। अब ये कंपोनेंट कौन से हैं? वही 4 कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे डिटेल में। दैट इज y इज इक्वल्स टू t प्लस एस प्लस सी प्लस आई, कि इन 4 कंपोनेंट का सम होता है। ये मॉडल एज्यूम करता है कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है ना, वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है और इनको ओरिजिनल यूनिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जाता है। और ये भी मॉडल एज्यूम करता है कि ये जो 4 वैल्यू हैं, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है ये भी। और ये मॉडल ये कहता है कि इन चारों वैल्यू का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं है, ये दीज आर इंडिपेंडेंट। वही मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की बात करें तो यहाँ पे हम इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेंड को, ठीक है, ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मैंने आपको पढ़ाया था दैट इज ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड। तो सेकुलर ट्रेंड को जो एक्सप्रेस करा जाता है ना इस मॉडल में, वो ओरिजिनल वैल्यू में करा जाता है। लेकिन जो सीजनल और साइक्लिक कंपोनेंट है उनको रिलेटिव और परसेंटेज वैल्यू में लिखते हैं। मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो सेकुलर ट्रेंड है उसको ओरिजिनल वैल्यू में लिखते हैं, और जो सीजनल और हमारा साइक्लिक ट्रेंड है उसको रिलेटिव या परसेंटेज वैल्यू में लिखते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ये बोलता है कि इन चारों कंपोनेंट का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस है, तो दीज आर नॉट नेसेसरी इंडिपेंडेंट एंड दे कैन अफेक्ट ईच अदर। तो अब इस मॉडल का, इन दोनों मॉडल का हमारा जो न्यूमेरिकल पेपर है उसमें कहाँ यूज है, ये तो आपको ने बताया नहीं मैम। तो देखो जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि कहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। अभी आपको क्या याद रखना है कि ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बाकी अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो जस्ट हैव पेशेंस। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग अ ट्रेंड। तो देखो आपकी जो बुक है और जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, वहाँ पे कई सारे मेथड्स आपको दे रखे होंगे ट्रेंड को मेजर करने के, लाइक मूविंग एवरेज एंड अदर्स मेथड। बट आपकी जो सिलेबस और गाइडलाइन है वहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ एक मेथड को मेंशन किया है, दैट इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और क्योंकि मैं गाइडलाइन के हिसाब से चल रही हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से चल रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये वाला मेथड कराने वाली हूँ। तो देखो ये जो मेथड है लीस्ट स्क्वायर का, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा पैराबोलिक ट्रेंड। देखो अभी ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अगर आपने पहले रिग्रेशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बेस्ट फिट लाइन हम एक फाइंड करते हैं, जो हम रिग्रेशन में भी कर रहे थे, है ना। उतना आपको समझ आ गया। अब उसी के ऊपर ये चीज बिल्ड होने वाली है। तो आई होप आपने पहला पढ़ रखा है, वरना आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? टाइम सीरीज का मतलब होता है कि डेटा जो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, डेटा जो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। यही तो होता है टाइम सीरीज। अब मान लो मैं ना ये देख रही हूँ कि किसी कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से चेंज हो रहा है, और फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है उसके प्रॉफिट में, कि वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसका प्रॉफिट मैं देख रही हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा होगा या हर साल प्रॉफिट घट रहा होगा? ऐसा थोड़ी होता है, कभी प्रॉफिट घटता है कभी बढ़ता है, किसी साल सेम ही होता है। तो उस केस में अगर मैं अपना कोई ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जिग जैग, दिस ऐसे। अब आप बताओ क्या आपको इस ग्राफ के अंदर कहीं पे कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? इस ग्राफ को देख के, इस ग्राफ की लाइन को देख के क्या आप मेरे को बता सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट में ट्रेंड क्या चल रहा है? नहीं बता सकते, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा है उसे देख के हम चीजें बता नहीं सकते, बिकॉज कभी चीजें बढ़ रही होती है, कभी घट रही होती है और कभी स्टेगनेंट भी होती हैं। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक बेस्ट स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, और इस बेस्ट स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ट्रेंड है क्या, क्योंकि एक्चुअल डेटा के बेसिस पे हम ट्रेंड डिटरमाइन नहीं कर सकते। मैम इतना तो समझ आ गया कि हम ये लाइन निकालते हैं, ठीक है, हम इससे ट्रेंड प्रिडिक्ट करते हैं। बट ये लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो अब हम क्या करते हैं कि हम 2 तरह की वैल्यू हमारे पास होती हैं। एक होती है YC मतलब वो वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे रिग्रेशन में हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना, वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे थे, वहां मैंने आपको बताया था कि हम YC कैसे निकालते हैं। आई होप आप सबको याद है, ठीक है। और y होता है एक्चुअल वैल्यू। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है कि अगर हम एक्चुअल वैल्यू में से अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को माइनस करें और उनका स्क्वायर करके ऐड करें तो वो वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। तो दैट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इस टर्म को आप कह सकते हो एरर,
इस टर्म को आप एरर मेंशन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो एरर होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। अब देखो किसी भी काम में एरर कम होगी तो इसका मतलब वो चीज़ बेटर होगी। अब आपके काम में, आपकी कैलकुलेशन में एरर कम है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना, वो चीज़ बेटर होगी। तो अगर एरर कम होगी इसका मतलब जो हम ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो भी हमारा बेटर होगा। देखो हमें एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है। अब इसके कंपोनेंट को थोड़ा समझा देती हूँ। अब ये ए वैल्यू क्या है, देखो अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में yc की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारी a की वैल्यू होती है। b क्या होता है, b होता है स्लोप, b होता है स्लोप। इसका मतलब क्या है कि x के अंदर अगर 1 यूनिट का चेंज आ रहा है तो y के अंदर कितना यूनिट का चेंज आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय b। ठीक है, अब मैंने आपको रिग्रेशन चैप्टर में ये दो इक्वेशन बताई थी जो कि नॉर्मल इक्वेशन कहलाती थी, और इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब देखो हमें यहाँ भी a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट इन इक्वेशंस को तोड़ मरोड़ के हम कुछ इस तरीके से a और b की वैल्यू को लेके आ जाएंगे। अब आपको इसमें एक चीज लग रही होगी कि मैम यहाँ पे जो एक कॉम्पोनेंट है क्या, समीशन x, वो गायब हो गया है। तो देखो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम, और यू कैन से दैट 99% टाइम हम कैलकुलेशन को इस तरीके से करने वाले हैं कि ये वाली जो टर्म है हमारी वो हमेशा 0 हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो आपके ये जो दोनों इक्वेशन के फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। तो इन एंड ऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो अब आपको इतनी बड़ी इक्वेशन याद नहीं रखनी टाइम सीरीज निकालने के लिए, आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं बहुत अच्छे से दिमाग में। अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसीड होनी है। सो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब पेपर, पेन, कॉपी और कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करो, वही बेटर रहेगा, वरना अगर आप बाद में सिर्फ ऐसे ही देखोगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। द सेल्स ऑफ अ कॉमोडिटी इन 1000 ऑफ रुपीज़ आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं और किसी भी कंपनी का कॉमोडिटी, किसी भी गुड्स की सेल्स दी हुई है कि कितनी कितनी सेल्स हुई है ईयर्स में। अब आप देख सकते हो कि कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब हमें यहाँ पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बनानी है इक्वेशन फॉर दिस डेटा, इस डेटा के लिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से अपनी टेबल बना लेनी है। यहाँ पे मैंने ईयर्स लिख लिए हैं जिनको मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, हमने सेल्स लिख ली है जिसे मैं वाई से डिनोट कर रही हूँ, और फिर एक्स है। अब ये एक्स क्या है, देखो हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है ना, देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारा ऑड, यहाँ पे ऑड वैल्यूज है। तो हम इसमें से क्या करते हैं कि जो भी मिडिल वन होती है, यहाँ पे मिडिल वन क्या है, दिस, उसे हम माइनस कर देते हैं ईयर्स में से। मतलब मैं क्या करूँगी, 199 में से 2002 माइनस कर दूंगी, सिमिलरली सारी वैल्यूज में से 2002 माइनस कर दूंगी। अब मैम इसका क्या बेनिफिट है, हम क्यों ही कर रहे हैं इसे, तो देखो इसका बेनिफिट ये है कि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इन द एंड जो ये वाली वैल्यू हमारी आएगी ना वो 0 आएगी, और इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत। तो इसीलिए हम ये एक स्टेप करते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमने मिड वैल्यू ले ली है, हमारी मिड वैल्यू क्या है, दैट इज 2002। अब हम सारे ईयर्स में से 2002 माइनस करेंगे, और वो जो आंसर आएगा उसको हम एक्स के कॉलम में लिखेंगे। तो आप इसको करना शुरू करो। तो यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर 1 प्लस का यहाँ 2 और यहाँ 3। तो जब आप इस कॉलम को ऐड करोगे तो आप देख सकते हो कि ये एंड द एंड 0 आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस x की मल्टीप्लाई y से करनी है। तो जब आप 82 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 246, माइनस का 246, सिमिलरली 1 माइनस का 172, उसके बाद -81, एंड यहाँ पे 0 आएगा, देन 92, 180 एंड 297। आई होप आप सबने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया है और आपका यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर करना है। तो एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9। ठीक है, आई होप आप सभी का यही आ रहा है। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि हमें एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स वाई कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। गाइस याद करो वो स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि ए निकालने के लिए हमें ये चाहिए होता है
और बी निकालने के लिए हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। अब जब मुझे कोई भी इक्वेशन निकालनी है तो मतलब मेरे को ए और बी निकालना है। अब ए निकालने के लिए मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मतलब मुझे वाई को पूरा ऐड करना है, मेरे को एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस तरीके से मेरे को पता चला कि मुझे क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और अब हम डायरेक्टली चलते हैं इक्वेशन बनाने पे। इतना करने के बाद हमें पता है कि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वाई सी वाला कॉलम खाली रखा है, क्योंकि वाई सी तो हम तब कैलकुलेट करेंगे ना जब हमारी इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी। अब इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए चाहिए हमें ए, तो ए की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि लगाएंगे फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब एन तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, कितने, 7। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को पूरा ऐड करना होगा। तो जब आप y वाले कॉलम को पूरा ऐड करेंगे तो आपके पास ये ऐड करके आएगा 616, ठीक है, जो कि वैल्यू आपकी आ जाएगी 88। अब अगर हमें b कैलकुलेट करना है तो हमें चाहिए होगा समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर। तो हमें ये एक्स वाई वाले कॉलम को, ये वाले को, अरे एक्स स्क्वायर वाले कॉलम को पूरा ऐड करना है। तो वीडियो पॉज करो, पूरा कॉलम को ऐड करो, एंड मेरी जो वैल्यू ऐड करके आ रही है दैट इज 70 डिवाइड बाय 28। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी 2.5। अब मेरे पास ए भी है और बी भी है, तो अब हम डायरेक्टली इक्वेशन अपनी पूरी लिख सकते। तो अब हमारी पूरी इक्वेशन आ गई है। अब ये इक्वेशन जो मेरी आ गई है ना, ये मेरा पार्ट 1 हो गया है। क्वेश्चन का जो पार्ट 1 था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एवरेज एनुअल चेंज इन अ सेल्स। मेरे को वो निकालना है कि एवरेज एनुअली कितना चेंज आ रहा है सेल्स में। तो देखो, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बी है हमारा, ये बी है ना, आई होप आपको पता चल रहा है। ये जो बी है ना, ये हमारा चेंज को शो करता है कि अगर एक्स में 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो हमारी जो वाई सी ट्रेंड वैल्यू है उनमें कितना चेंज आ रहा है। तो अब इस चीज़ को आंसर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बी को मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। अब मैम जब चेंज ये बी शो कर ही रहा है तो अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया। गाइस देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दीज वैल्यू आ रही ना 1000, तो ये जो वैल्यू है इनके आगे अभी 1000 है, बट ये ईजिली तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये चीज़ तो पता होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारा आंसर आएगा दैट इज दिस। तो हम कह सकते हैं कि 2500 जो एवरेज एनुअल चेंज आ रहा है सेल्स में वो इतना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड है ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1999 टू 2005 एंड शो द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड ट्रेंड वैल्यूज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्या कह रहे हैं कि सारे ईयर्स की ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब देखो, ये हमें कुछ और नई चीज़ नहीं कह रहा, सिंपल ये बोल रहा है कि ये जो ट्रेंड वाला कॉलम है ना, इसको फिल करो। अब ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे, जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो देखी है रिग्रेशन की, मैंने वहाँ पे ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी, बट जिन्होंने नहीं देखी, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। तो देखो, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, ठीक है, प्लस 2.5x, इसको लिखना है, और x की जगह पे जो x की वैल्यू हमारे पास है, क्या क्या वैल्यू है हमारे पास x की, एक है -3, -2, -1, वो डाल देनी है। लेट सपोज मैं 1999 के लिए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या है, दैट इज -3, ठीक है। तो यहाँ इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे लिखूँगी -3, ये मल्टीप्लाई का साइन है गाइस, ठीक है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 80.5। सिमिलरली अगर मुझे 2002 के लिए चाहिए, 2000 के लिए चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगी -2। अब वीडियो पॉज करो, आपको पता चल गया है कि ट्रेंड वैल्यू कैसे निकालनी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है और कैलकुलेटर पे उंगलियां चलानी है। तो फटाफट कैलकुलेट करो और मैच करो कि क्या जो मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं वही आपकी आ रही हैं। सो आई होप आपने कैलकुलेट कर ली होगी, और मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं 80.5, 83, 85.5, 88, 90.5, 93 एंड 95.5, ठीक है। मेरी ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही करने के लिए नहीं बोल रहा, उसने हमें एक चीज़ और बोली थी कि हमें ये दिखाना है कि द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड ट्रेंड वैल्यूज इक्वल्स टू 0। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है और जो ट्रेंड वैल्यू है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर उसको हम सम करें तो वो 0 आएगा। देखो एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू सेल्स की ये है,
ये जो एक्चुअल में दे रखी है, और ट्रेंड वैल्यू क्या है, ट्रेंड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है। तो हमसे वो क्या कह रहा है कि y माइनस वाई सी करके इस कॉलम को आप ऐड करो और ज़ीरो आना चाहिए। इससे अगर ज़ीरो आएगा इसका मतलब क्या है कि एरर टर्म बहुत कम है या बिल्कुल रेयरली नहीं है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब y में से 82 में से जब मैं इसको माइनस करूँगी 80.5 को, तो मेरे पास आएगा 1.5। सिमिलरली आएगा यहाँ पे 3, देन माइनस का 4.5, देन -2, देन -2 एंड दिस 1.5, देन आएगा -3 एंड लास्ट में 3.5। गाइस दिस इज 3.5। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं। अब इस पूरे कॉलम का, दिस इज 5, इस पूरे कॉलम को जब हम ऐड करेंगे ना, आप कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट सबको ऐड करके देखो क्या आ रहा है। ट्रस्ट मी दिस विल बी द जीरो। ऐड करके देखो क्या आ रहा है। तो जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास जो ये आएगा वो ज़ीरो ही आएगा, और हमें बस यही शो करना था क्वेश्चन में। अब बचता है हमारा लास्ट पार्ट जहाँ पे पूछा है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ द ईयर 2010। हमसे पूछा है कि 2010 की एक्सपेक्टेड सेल्स क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन ना पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, इसमें जितने पार्ट पूछे जा सकते थे क्वेश्चन में वो सारे के सारे हैं जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 2010 की, तो हमें क्या करना है कि सिंपल अपनी लिखनी है इक्वेशन, वाई सी इज इक्वल्स टू 88 प्लस 2.5x। अब हमें 2010 का निकालना है, तो हमें x की जगह पे कुछ वैल्यू डालनी होगी जो हमें सेल्स पता चल जाए 2010 की। अब क्या वैल्यू डालनी होगी, तो देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिजिन। अब मैम ये ओरिजिन क्या है, तो हमारे क्वेश्चन के लिए हमारा ओरिजिन है 2002। क्यों, क्योंकि हमने वहीं से अपनी x को कैलकुलेट किया था। ये जो बीच की वैल्यू है 2002 की, जहाँ से हमने माइनस करके सबको कैलकुलेट करा है, इसका मतलब क्या है कि हमने सारी ईयर्स का ओरिजिन वही लिया है 2002। तो हमारा जो 2002 है वो है ओरिजिन। अब हमें ये देखना है कि 2002 से 2010 में जाने के लिए कितने साल लगेंगे। तो इट्स अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन, 2010 में से 2002 माइनस कर दो, 8 ईयर्स लगेंगे मैम, ये तो हमें बिल्कुल पता है ना। तो हम x की जगह पे बस अब 8 लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 108। लेकिन आपको सिर्फ ये 108 पे नहीं छोड़ के आना, आप जब आंसर लिखोगे तो आपको इसकी 108 की 1000 से मल्टीप्लाई करके जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा दैट इज़ 1,08,000 वो लिख कर आना एग्जाम में। ध्यान रखना, ऐसे छोड़ के मत आ जाना, नंबर कट जाएंगे। तो आई होप आपको बेसिकली सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आना है और कैसे चीज़ें होनी है। अब ये ना केस नंबर 1 था मैम, केस नंबर 1 मतलब अब केस नंबर 2 क्या है। देखो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो ईयर्स थे वो ओड थे, तो हमने बड़े आराम से पहचान लिया कि बीच की वैल्यू क्या है 2002, और हमने एक्स बड़े आराम से निकाल लिया। बट लेट सपोज यहाँ पे ये ईयर्स इवन हो, 7 की जगह 8 हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वो देखेंगे। यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया है एंड दैट इज द केस नंबर 2। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द प्रोडिक्शन फ्रॉम 2005 टू 2012। ईयर्स दे रखे हैं, प्रोडिक्शन दे रखा है इन मिलियन टन। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, जैसे क्या निकालनी है, वाई सी, ट्रेंड वैल्यू वाई सी थी जो भी पिछले निकाली थी वो निकालना है। और फिर दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, एलिमिनेट द ट्रेंड यूजिंग अ एडिक्टिव मॉडल। मैंने आपको 2 स्टार्टिंग के जो मॉडल पढ़ाए थे ना, उनका क्या यूज था मैंने बताया था कि बाद में बताऊंगी, तो इस क्वेश्चन में आपको उनका यूज भी पता चल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो हमें इस तरीके से टेबल बना लेनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्स ही है। एक्स इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम्स हैं, मतलब इवन। अब मैम बीच की वैल्यू कौन सी होगी, बीच की वैल्यू 2008 होगी या 9 होगी, क्योंकि 8 कॉलम है। तो देखो बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये जो 2 बीच के ईयर्स हैं 2008 एंड 2009, इनको करना है ऐड, 2008 एंड 2009, और डिवाइड कर देना है 2 से। इट मीन्स हमें इनका एवरेज लेना है। तो जब इनका एवरेज आप लोगे तो आपके पास 2008.5 आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि मैम आपने पहले बताया था कि हम एक्स का कॉलम किस लिए बनाते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। अब आप कह रही हो कि 2008.5 हमें सारे ईयर्स में से माइनस करना है, दिस मीन कि हमारी वैल्यू तो 0.2 में जाएगी, हमारी कैलकुलेशन ईजी कहाँ हुई, ये तो मुश्किल हो गई। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि जब हम एक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, हम टी में से मतलब ईयर्स में से
ये वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है, और क्यू की वैल्यू पॉइंटों में ना जाए इसलिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे जो हमने ये मिड वैल्यू ली है ना, इससे एक चीज़ और फर्क पड़ेगी। क्या फर्क पड़ेगी कि जो x है वो एक ईयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, x हमारा हाफ ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसका क्या ज़रूरत है या इसमें मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी आपको आगे पता चलेगी जब हम ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप 2005 में से 2008.5 माइनस करके उसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 7, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5, माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ -1, देन प्लस का 1, देन 3, 5 एंड 7, ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। मैम आपने कैसे किया? तो मैंने क्या किया है, मान लो मेरे को 2006 का निकालना है तो मैंने 2006 में से 2008.5 को माइनस किया और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी है 2 से। आई होप आप सभी ने ऐसी कैलकुलेशन करी और आपके आंसर सेम आ रहे हैं। इतना करने के बाद हमें एक्स एंड वाई कॉलम की करनी है मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा यहाँ पे माइनस का 560, यहाँ पे -450, देन -276, देन -83, देन 94, देन 297, देन 460 एंड देन 728। अब हमें इस x वाले कॉलम का करना है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 49, यहाँ पे 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। इतना करने के बाद अब हमें अपनी इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन कैसे निकालते थे? वही सेम मेथड जो हमने पहले फॉलो किया है कि हम यहाँ पे a कैलकुलेट करेंगे। e कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो y वाला कॉलम है उसको ऐड करके n से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इस y वाले कॉलम को ऐड करेंगे, पूरा ऐड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 734 और n कितना है इस बार हमारा 8। तो हमारे पास a की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी दैट इज 91.75। अब b कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब हमें इसका भी टोटल चाहिए और इसका भी टोटल चाहिए। तो जब आप इन दोनों कॉलम का, इसका और इसका टोटल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 210 डिवाइड बाय 168। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25। ए एंड बी की वैल्यू आने के बाद अब हम इक्वेशन लिखें। इक्वेशन हो जाएगी YC इज इक्वल्स टू 91.75 प्लस 1.25x। ऑप्शन होने के बाद हमें ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? जैसे हमने पहले की, हम x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारी फॉर 2005? इट्स 7 -7। तो हम यहाँ पे अगर हमें 2005 के लिए कैलकुलेट करनी है ट्रेंड वैल्यू तो हम लिखेंगे 91.75 प्लस 1.25 इंटू -7। तो जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 83। सिमिलरली आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मेरे साथ मैच करनी है। सो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके मेरी आ रही है 83, देन 85.5, देन 88, देन 90.5, देन 93, देन 95.5, देन 98 एंड देन 100.5। ये मेरी वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है। इतना होने के बाद अब हम देखते हैं कि कितना हमारा क्वेश्चन हो गया और क्या रह गया। देखो हमने फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बाय यूजिंग अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कर लिया, हमारी इक्वेशन बन गई है। हमने ट्रेंड वैल्यू जो थी ना वो निकाली, जो ये ट्रेंड वैल्यू निकाली है ये हमें थर्ड पार्ट में काम आएगी, अभी नहीं काम आएगी। सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है कि हमें ट्रेंड वैल्यू निकालनी है फॉर द ईयर 2008 के लिए, ठीक है, 2018 के लिए, सॉरी। अब देखो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2010 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करी थी, इस बार हमें 2018 के लिए करनी है। तो पहले वाले केस में तो हमने डायरेक्टली किया था कि ओरिजिन से जो डिफरेंस था, मतलब 2002 से 2010 का जो डिफरेंस था दैट इज 8 ईयर्स, वो हमने ले लिया था पहले वाले केस में। लेकिन इस वाले केस में इतना सरल चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज के साथ थोड़ी तोड़फोड़ करी है। क्या करी है कि हमने यहाँ पे एवरेज लिया है। तो इसको याद रखने का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। क्या फॉर्मूला है कि जब भी आपको ऐसे ट्रेंड वैल्यू प्रोजेक्ट करनी हो तो आपको क्या करना है, 1 + 2 ईयर्स डिफरेंस लेना है। अब मैम ये 1 + 2 ईयर्स डिफरेंस क्या है? देखो मेरे को 2018 से निकालना है ना, और मेरा जो ओरिजिन है वो क्या है, दैट इज 2009।
ठीक है। ओरिजिन हमारा क्या है 2009। मैम हमने तो वैल्यू 2008.5 ली थी, तो हम 2008 नहीं लेंगे, 2009 लेंगे। बस इतनी चीज़ अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है कि हम x की जगह पे क्या वैल्यू निकले। तो x की जगह पे क्या वैल्यू लेंगे 1 + 2। अब हम 2018 में से 2009 को करेंगे माइनस। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे 1 + 2 2018 - 2009, तो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 19। और यही आपको इक्वेशन में x की जगह पे लिखना है ताकि आप सेकंड वाला आंसर निकाल सको। गाइस देखो, अगर मैं आपको पूरा इतना डिटेल में समझाती तो थोड़ा हौच-पौच हो जाता, इसलिए मैंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ एक आपको फॉर्मूला दे दिया। आप इतने स्टार्ट के फॉर्मूले याद कर रहे हो, एक और सही जहां पे आपकी कभी गलती नहीं होगी अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो, ठीक है। इवन का केस है, कुछ भी किया है तो इस फॉर्मूले को लगा के आपको आंसर निकालना है। तो चलिए फाइनल आंसर निकाल लेते हैं अपना। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन में हम रख लेते हैं x की जगह पे 19 और फिर कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप 91.75 + 1.25 इंटू 19, यहाँ पे आप 19 रखोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 115.5 मिलियन टन। आपको याद रखना है कि जो आपकी यूनिट है उसी में आपको आंसर लिख के आना है। तो अब हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। ये है हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज एलिमिनेट द ट्रेंड यूजिंग अ एडिक्टिव मॉडल। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ खास नहीं करना, हमें बस ये करना है कि हमें y में से yc निकालना है। अगर मैम यहाँ पे एडिक्टिव की जगह मल्टीप्लेटिव मॉडल होता तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें y डिवाइड बाय yc का कॉलम कैलकुलेट करना पड़ता। फटाफट हम y - yc अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास यहाँ आएगा -3, यहाँ पे आएगा 4.5, यहाँ पे आपके पास आएगा 4, देन -7.5, देन 1, देन 3.5, देन 6, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 है, एंड लास्ट 3.5, ठीक है। तो ये वाले कॉलम को आप कह सकते हो कि दिस इज द एलिमिनेशन वैल्यू, आपने वैल्यू एलिमिनेट कर दी है। अगर आपके एग्जाम में ये वाला ऐसे आ जाता है पॉइंट करने के लिए कि एलिमिनेट द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग अ एडिक्टिव मॉडल, तो आपको बस इतना काम करना है, ठीक है। अगर मल्टीप्लेटिव आता है तो फिर ये वाला काम करना है, मतलब y वाले कॉलम को yc वाले कॉलम से डिवाइड करके वैल्यू पूरी लिख देनी है। पहला टॉपिक है फिटिंग अ पैराबोलिक ट्रेंड। अब मैम यार आपने स्ट्रेट लाइन करा दी, अब आप फिर से पैराबोलिक ट्रेंड क्यों करा रही हो, उसी से काम नहीं चल सकता। गाइस सारी जितने ट्रेंड होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, कुछ जो ट्रेंड होते हैं उन्हें हमें कर्व से रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना। और इसीलिए हम पैराबोलिक ट्रेंड सीख रहे हैं, ठीक है। पैराबोलिक ट्रेंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है। तो ये सेकेंड डिग्री हमारी इक्वेशन है और इसी की हेल्प से हम पैराबोलिक ट्रेंड को फिट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब जैसे हमने पिछली बारी नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से a b की वैल्यू निकाली थी, इस बार हमें 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कहो कि 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज a b एंड c, ठीक है। इन 3 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के हमारे पास yc की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैम a b और c ये तो 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें इनकी कैलकुलेशन के लिए 2 नहीं 3 नॉर्मल इक्वेशन लगेंगी। सो ये है हमारी वो 3 नॉर्मल इक्वेशंस जो हमें पैराबोलिक ट्रेंड को कैलकुलेट करने में लगेंगी, ठीक है, a b c को कैलकुलेट करने में लगेंगी। अब डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है आपने जैसे ये 3 इक्वेशन देखी होंगी आपका हो गया होगा अरे इतनी इक्वेशन याद कर करके हम थक गए हैं, अब ये 3 इक्वेशन कैसे याद करें। गाइस देखो इसके अंदर ना आपको ये इक्वेशन याद नहीं करनी मैम ऐसी कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं मतलब ये याद नहीं करनी, इनका सिंपलर वर्जन याद करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरीके से हम ओरिजिन से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एक्स की, जिसकी वजह से जो हमारा समीशन एक्स होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाती हैं। अब इसकी वजह से ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी पहले तो, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हमारी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी और हमारी ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में हमारी ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसका सिंपलर वर्जन याद करना है। अब मैं आपको सिंपलर वर्जन दिखाती हूँ। तो ये है हमारी इक्वेशंस का सिंपलर वर्जन। यहाँ पे जितनी भी ऑड वैल्यू थी ना, मतलब जैसे समीशन एक्स, समीशन एक्स क्यूब, वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, तो हमें उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है। और इन्हीं की हेल्प से हम a, b और c की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पे चलते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो बिलो आर द गिवन एनुअल प्रोडिक्शन
इन 1000 ऑफ टन्स ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे फैक्ट्री की जो एनुअल प्रोडक्शन है फर्टिलाइजर की वो हमें दे रखी है, 2008 में कितनी थी तो 2012 कितनी है, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला है फिटिंग अ सेकंड डिग्री पैराबोला टेकिंग अ 2010 एज एन ओरिजिन। हमें पहले बता दिया कि हमें ओरिजिन क्या लेना है, हमें ओरिजिन लेना है 2010। नहीं भी बताता तो हम मिड वैल्यू को ही ओरिजिन लेते हैं, है ना। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडिक्शन ऑफ द ईयर 2014, और 2014 की कितनी प्रोडिक्शन होगी ये भी हमें एस्टिमेट करना है। तो आई होप आप सभी के पास कॉपी है अपनी, पेन है अपना और कैलकुलेटर है। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें टेबल बना लेनी है। अब कौन कौन से कॉलम मैंने कैलकुलेट करने ये मुझे कैसे पता चला, तो मैंने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला कौन सा, वही 3 जो सिंपलर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। उन सिंपलर इक्वेशन में जिन जिन वैल्यू की जरूरत थी ना, मैंने वही वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कॉलम ले लिया। तो ये हमारा टी है, ये हमारा वाई है। अब हमें एक्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्स कैलकुलेट करना बताया था ना, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। क्या कैसे करेंगे कि हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि हमें मिड वैल्यू लेनी है 2010, तो हम सारे ईयर्स में से 2010 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा -2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आई होप आप सभी को ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल लगी होगी। अब हम x की y से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब हम 1090 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2180। यहाँ पे आएगा हमारा -1220, ठीक है, दिस इज 2220। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1625 एंड यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3830, ठीक है, दिस इज 5। अब हम x वाले कॉलम का करेंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, दिस इज 0, 1 एंड 4। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम y वाले कॉलम से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4360, यहाँ पे आएगा 1220, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1625, ओके, और यहाँ पे 7660, ठीक है। अब हमें ये जो x वाला कॉलम है इसका क्यूब करना है। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो यहाँ पे आएगा -8, यहाँ -1, देन 0, देन 1 और 8 आ जाएगा। सो गाइस देखो, इस कॉलम का आपको कुछ यूज तो नहीं है क्योंकि इसको जब आप ऐड करोगे तो 0 ही आना है, और मैंने जो आपको सिंपलर इक्वेशन पढ़ाई है वहाँ पे इसका यूज नहीं होगा, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि आप इसे कैलकुलेट करके ज़रूर दिखा के आ जाना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस चीज़ पे भी मार्क्स डिटेक्ट कर लेता है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे दिस कॉलम। सो जब हम x की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 16, यहाँ पे 1, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 16। अब हमारे सारे कॉलम कैलकुलेट हो गए हैं। आपको इन सारे कॉलम का टोटल कर लेना है। y वाले कॉलम का, x वाले कॉलम का टोटल 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा एंड बाकी सारे कॉलम्स का। अब हमें क्या करना है, हमें वो 3 सिंपलर इक्वेशन लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी, और उन सिंपलर इक्वेशन से हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी समीशन y इज इक्वल्स टू na प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी थी समीशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी समीशन एक्स स्क्वायर। तीसरी थी समीशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स की पावर 4। अब ये 3 इक्वेशन थी। अब हमारे पास सारी ही वैल्यू आ गई हैं कैलकुलेट करके। अगर आप देखो तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी ही वैल्यू है कॉलम से जो हमने कैलकुलेट करी है। तो फटाफट इन कॉलम से टोटल करके जो आपको वैल्यूज मिली हैं वो फटाफट इक्वेशन में डाल दो और मेरे साथ कैलकुलेशन शुरू करो। देखो हमारी ये 3 इक्वेशन आ गई हैं वैल्यू डाल के। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हमें सबसे पहले ये वाली इक्वेशन उठानी है। b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बस 10 को इधर भेज दो डिवाइड में और हमारे पास b आ जाएगा। सो b क्या आ जाएगा हमारे पास 205.5, ठीक है, 205.5 आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करनी है a और c की वैल्यू, तो हमें ये दोनों इक्वेशन उठानी है। आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से। तो जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास आएगा 14480 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 20c, ठीक है। और हमारी तीसरी इक्वेशन क्या है, तीसरी इक्वेशन थी 14865 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 34c, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू हमने सेम कर लिया और इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब a की वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास यहाँ बचेगा -385 इज इक्वल्स टू -14c। तो जब आप c की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे 14 को इधर डिवाइड में भेज के, तो आपके पास आएगा 27.5। अब a और b की वैल्यू हमें मिल गई है।
सॉरी बी और सी की वैल्यू हमें मिल गई, अब ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे और ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब आप इस इक्वेशन में आप सी की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10a + 550 14480। अब ये यहाँ माइनस प्लस में है तो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर साइड जाके हम इसको माइनस कर देंगे। जब आप इसमें से इस वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा, मतलब इसमें से यहाँ जाके इसको माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 13930 इज इक्वल्स टू 10a। और a की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना और a की वैल्यू आ जाएगी 1393। अब तीनों वैल्यू आपकी आ गई हैं, अब डायरेक्टली इक्वेशन में डालो और आपकी फाइनल आपकी सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सो ये आ गई है आपकी सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन। अब इतना आने के बाद हमें एक काम और करना है। क्या करना है, हमारे क्वेश्चन ने हमें बोला था कि हमें 2014 ईयर की जो प्रेडिक्शन होगा उसको एस्टिमेट करना है। तो देखो हमारा ओरिजिन क्या था, इसमें 2010 था, ठीक है। हमें करना कौन सा है, 2014 करना है। डिफरेंस कितना है, 4 साल का डिफरेंस है। तो मतलब हम x की जगह पे 4 डाल देंगे और पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपको 4 डाल देना और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 205.5 इंटू 4 प्लस 27.5 इंटू 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 60। तो जब आप इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2655। और क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1000 में है तो हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे और इसकी यूनिट है हमारी टन्स। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को मैं पूरा आपको सॉल्व नहीं कराने वाली। मैम क्या बोल रहे हो, हाँ नहीं कराने वाली। देखो जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि अगर वैल्यू इवन हो तो उस केस में हम कैसे मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो इवन है ईयर की। तो पैराबोलिक के केस में हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे बस मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो देखो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मिड के जो 2 ईयर होते हैं उनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम 1995 प्लस 1996 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1995.5, ठीक है। तो अब जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या डिफरेंस आएगा, देखो सेम वही तरीका है जो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के केस में बताया था। जब हम x की वैल्यू यहाँ पे अब कैलकुलेट करेंगे ना तो हम t में से ये जो मिड वैल्यू हमारी आई है 1995.5 इसको माइनस करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। अब या 2 पीछे लिख लो या फिर यहाँ आगे लिख दो। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है, कैलकुलेशन इजी बनाना। और अगर ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो हमारी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। बाकी सारा काम आपका वैसा ही होना है इस क्वेश्चन में जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया, बस एक यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्या, अब देखो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर आपको 2014 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, पिछले क्वेश्चन में 2014 की वैल्यू एस्टिमेट करी थी ना हमने, और ओरिजिन क्या था 2010। तो हमने क्या किया था कि माइनस करके x की वैल्यू 4 ले ली थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होना, यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले पार्ट में स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया था। आई होप आपको वो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या था, 1+2 इंटू डिफरेंस ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला आपको लगाना है जब आपको किसी भी ईयर की वैल्यू एस्टिमेशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2000 का एज अ वैल्यू एस्टिमेशन दिया है कि आपको 2000 की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। तो अब आप x की वैल्यू क्या लोगे उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये वाला फॉर्मूला आप कैसे, 1+2 इंटू हमारा 1995 और 1996 था, तो हम जो बड़ा ईयर होता है उसको लेते हैं हमेशा। ये बात मैंने पिछले पार्ट में आपको बता दी थी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2000 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओरिजिन क्या हो गया हमारा 1996, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आया 4 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9। तो मतलब आपको इक्वेशन में x की जगह पे 9 डालना है और सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये पूरा आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि हमारा ओरिजिन क्या है। इतनी बारी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी वैल्यू तो हम ओरिजिन ले रहे हैं। जैसे अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया। अब ये ओरिजिन शिफ्ट क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कई बारी इक्वेशंस को कंपैरिजन करने के लिए या डेटा को कंपेयर करने के लिए हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है।
अब ओरिजिन को शिफ्ट कैसे करा जाएगा? देखो ओरिजिन को अगर मैं शिफ्ट करने की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से उसकी जनरल इक्वेशन होती है। अब मैम इसमें भी इक्वेशन, देखो मैं कुछ नई बात नहीं बता रही हूँ। मान लो मेरे को किसी भी इक्वेशन को का ओरिजिन जो है, मेरे को किसी भी इक्वेशन का ओरिजिन 4 ईयर आगे शिफ्ट करना है। 4 ईयर आगे मतलब 4 ईयर ऐड करना है। तो यहाँ k की वैल्यू 4 हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है कि आपको x की जगह पे x प्लस 4 कर देना है और पूरी इक्वेशन को b से अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। मान लो अगर मुझे 4 ईयर पहले सॉल्व करना है, मतलब 4 ईयर पीछे कर देना है, तो मतलब -4 मेरे को यहाँ पे लिखना होगा x माइनस 4। x में से मुझे 4 माइनस करना होगा। मैम ये कुछ इतना समझ नहीं आ पा रहा। गाइस अभी बस इतनी इक्वेशन याद करो। अब मैं चलती हूँ आपको डायरेक्टली लेके क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ आएंगी। गिवन द फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन, यहाँ पे हमें ऑलरेडी ट्रेंड इक्वेशन दे रखी है, YC इज इक्वल्स टू 72 प्लस 2x। हमसे बोला है ओरिजिन इज 2003, यूनिट क्या है 1 ईयर एंड y यूनिट इज एनुअल प्रोडिक्शन। देखो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका x यूनिट क्या है और y यूनिट क्या है। एनुअल होना चाहिए हमेशा, वरना बाकी में आपको थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है 2007 पे। ओरिजिन क्या है अभी 2003, शिफ्ट कहाँ करना है 2007। डिफरेंस कितने का है 4 का। आगे शिफ्ट करना है तो प्लस, पीछे शिफ्ट करना होता तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 72 प्लस 2 और x की वैल्यू को कैसे रिप्लेस कर देंगे x प्लस 4 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो और फिर इस वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही थी? ठीक है, अब इसको हम कर देंगे सॉल्व। कैसे? अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, 72 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, 72 प्लस 8 इज 80। तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, YC इज इक्वल्स टू 80 प्लस 2x। तो आपने एक चीज़ बड़े ध्यान से यहाँ पे देखी होगी, क्या चेंज जो आया वो किस में आया? ये चेंज का सिंबल होता है। चेंज जो आया वो A में आया। जो B था हमारा उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, B हमारा सेम रहेगा। तो आपको अब ये समझ आ जाना चाहिए कि जब भी हम ओरिजिन शिफ्ट करते हैं तो हमारा A चेंज होता है, बस B चेंज नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं और आपको कराती हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। गिवन द फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड इक्वेशन दी है, YC इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.4x। हमें बोला है कि ओरिजिन है 2005, यूनिट हमारी 1 ईयर है। बहुत सही है। अब हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है 1 जनवरी 2006। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें अलग क्या है, सब कुछ सेम ही तो है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है 2007। हमें कोई डेट नहीं दी थी, कोई मंथ नहीं दिया था। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2006, बट हमारा जो ओरिजिन है वो हमें सिर्फ ईयर दे रखा है। अब 2005 में कौन सा मंथ, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, हमें नहीं पता। तो ऐसे केस में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है वो होगा 1 जुलाई 2005। मैम कहाँ लिखा है यहाँ 1 जुलाई? नहीं लिखा। मैं वही बता रही हूँ कि कुछ नहीं लिखा होता तो उस केस में आपको अज्यूम करना होता है 1 जुलाई 2005। मैम पहले वाले केस में क्यों नहीं करा हमने? क्योंकि पहले वाले केस में हमें जो ओरिजिन शिफ्ट करना था ना, वहाँ सिर्फ ईयर दिया हुआ था, मंथ नहीं दिया था। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 जुलाई 2005 से अपना ओरिजिन शिफ्ट करना है 1 जनवरी 2006। ठीक है, अब गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए? 6 महीने, मतलब 0.5 ईयर। तो हमें क्या करना है, 0.5 ईयर आगे शिफ्ट करना है। आगे शिफ्ट करना है मतलब प्लस करना होगा। दैट मीन कि हमें यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा इस बार? हमें यहाँ x की जगह पे लिखना है x प्लस 0.5, क्योंकि हमें 0.5 मतलब आधा साल आगे शिफ्ट करना है। जब आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 40.2 प्लस 0.4x। ये आपका आंसर है। इसमें बस यही वाली बात इंपॉर्टेंट थी कि जब कुछ नहीं दिया जाता तो आपको क्या लेना होता है, 1 जुलाई आपको प्रिज्यूमिंग मंथ लेना होता है। देखो अब हमने स्ट्रेट लाइन के केस में तो देख लिया है, बट अब हमें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, गिवन द पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन। यहाँ पे हमें ट्रेंड इक्वेशन दे रखी है 35 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर। हमें बोला है कि ओरिजिन है 2002 और यूनिट 1 ईयर है, यहाँ भी यूनिट एनुअल सेल है। देन उसके बाद हमें ओरिजिन शिफ्ट करना है 2006 पे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना,
ओरिजिन क्या है 2002, शिफ्ट किस पे करना है 2006, कितने का डिफरेंस आ गया 4 का डिफरेंस, तो मतलब 4 ऐड कर दो, जहां भी इक्वेशन में x है वहां पे x प्लस 4 कर देना है। अब देखो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 35 प्लस 5x प्लस 20, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बने a प्लस बी का होल स्क्वायर। आई होप आपने ये तो 10th में ही पढ़ लिया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें क्या करना है, ये जो इसके अंदर इक्वेशन है इसे इसी तरीके से खोल लेना है। तो यहाँ जब हम इसे खोलेंगे तो हमारे पास आएगा yc इज इक्वल्स टू 35 प्लस 5x प्लस 20 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60। अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35 और ये 35 प्लस 20 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 55। 55 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 48, ठीक है। अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा दैट इज yx इज इक्वल्स टू 103 प्लस 29x प्लस 3x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसे लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि आपका ओरिजिन क्या हो गया है, ओरिजिन इज 2006, ठीक है। और जो जैसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा था कि x इज इक्वल्स टू x यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ईयर, y यूनिट इज इक्वल्स टू एनुअल सेल, ये भी आपको आंसर में लिख के आना है। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे दैट इज कन्वर्जन ऑफ एनुअल ट्रेंड इक्वेशन। अब कन्वर्जन करना है तो एनुअल ट्रेंड इक्वेशन का कन्वर्जन करना किस में, देखो हम मंथली में भी कन्वर्ट करते हैं, इस एनुअल को मंथली में भी करते हैं और क्वार्टरली में भी करते हैं। मैम ये कन्वर्जन होता कैसे, देखो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है yc इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, है ना, स्ट्रेट लाइन की। अभी पहले स्ट्रेट लाइन की बताऊंगी फिर पैराबोलिक की बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम मंथली में कर रहे हैं तो मंथली के केसेस में हम उसे डिवाइड कर देते हैं 12 से और यहाँ 144 से। ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और अगर क्वार्टरली में कर रहे हैं तो क्वार्टरली के केस में 4 से डिवाइड करके यहाँ 16 से डिवाइड कर देते हैं। अब मैं यहाँ ना डायरेक्टली तुम्हें क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ और उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना। कई सारे पार्ट है, हर पार्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहला पार्ट है। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हर पार्ट को पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। For each of the following derive the monthly trend equation, shift only to the month। यहाँ पे हमें क्या करना है कि मंथली ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है सबकी, मंथली शिफ्ट करना है, क्वार्टरली नहीं करना, ठीक है। अब देखो पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे पहले पार्ट की इक्वेशन है yt इज इक्वल्स टू 960 प्लस 722x, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये नीचे वाली लाइन। यहाँ पे देखो x की यूनिट भी ईयर में दे रखी है और y की यूनिट भी एनुअली दे रखी है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही सिंपली क्या करना है कि अपनी इक्वेशन लिखनी है yt इज इक्वल्स टू 960 डिवाइड बाई 12 कर देना है प्लस 72 डिवाइड बाई 144 कर देना है। ये इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी 80 प्लस 0.5x। ये हमारी अब मंथली इक्वेशन होनी है। लेकिन इतने पे बात खत्म नहीं होती, आपको यहाँ नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, पहले तो लिखना है ओरिजिन, कि ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन तो हमने चेंज नहीं किया, ओरिजिन वही है जो पहले था, दैट इज 1 जुलाई 1998। इसके अलावा और क्या लिखना है आपको नीचे, यहाँ लिखना है एक्स यूनिट। पहले एक्स यूनिट क्या थी क्वेश्चन में, देखो एक्स यूनिट पहले थी 1 ईयर, लेकिन अब हमने मंथली कन्वर्ट कर दी है तो अब हमारी एक्स यूनिट जो है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी मंथली, ठीक है। एक्स यूनिट इज इक्वल्स टू 1 मंथ। y यूनिट भी पहले हमारी एनुअली थी, लेकिन अब हमारी y यूनिट कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, एवरेज मंथली सेल। ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये लिखना बिल्कुल मत भूलना वरना आपके मार्क्स सच में कट जाएंगे, ठीक है। अब हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में एक और इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हमें दे रखा है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 ईयर, लेकिन जो y की यूनिट है वो ऑलरेडी मंथ में है। देखो एवरेज मंथली प्रोडिक्शन है ये। इस केस में हमें देखो कैसे सॉल्व करना होगा। इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है पहले तो उसी को लिखेंगे, दैट इज yt इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है हमारी, दैट इज 169.58 प्लस 58x।
अब देखो ऑलरेडी जो y की यूनिट है वो मंथ में है, तो हम बस इस b को, ये b तो हुआ ना 58b, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे। हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बस इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 169.58 प्लस 6.5x। आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे 78 है, मैंने 58 ले लिया था। सो यहाँ पे गाइस ये 78 है, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ओरिजिन लिखना है और यहाँ पे भी आपको एक्स यूनिट मेंशन करनी है और वाई यूनिट मेंशन करनी है। और एक्स यूनिट भी अब मंथली में कन्वर्ट हो जाएगी और वाई यूनिट तो पहले से ही मंथ में थी। तो अगर ऐसा आपके पास कुछ आता है तो आपको सिर्फ 12 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपका जो यूनिट है, एक्स का यूनिट है वो हाफ ईयर है और जो वाई का यूनिट है वो एनुअल अर्निंग है। तो इस केस में कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस इक्वेशन को, अपनी पूरी इक्वेशन को क्या करना है कि यहाँ इस वाली को ए टर्म को तो डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, और यहाँ इस वाली टर्म को हमें डिवाइड करना है 72 से। जनरली हम किससे करते थे, मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या बताया था, 144 से, लेकिन क्योंकि हमारी एक्स हाफ ईयर है, एक्स की हमारी यूनिट क्या है, हाफ ईयर, तो यहाँ पे हम 72 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसे पूरा करके डिवाइड करके आंसर लिखोगे तो आपके पास आएगा वाई टी इज इक्वल्स टू 230, ठीक है, प्लस 2.94x। और यहाँ पे आपको फिर ओरिजिन और यहाँ एक्स और वाई की यूनिट मेंशन करनी है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी पार्ट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो हमारा एक्स यूनिट है दैट इज हाफ ईयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनुअल अर्निंग था, यहाँ पे वाई जो है वो हमारा एवरेज मंथली प्रोडिक्शन दे रखा है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में देखो हम पहले तो इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, तो इस इक्वेशन को अब हम डिवाइड करेंगे सिर्फ 6 से। इससे पहली वाली में हमने क्या किया था, हमने इसको भी 12 से डिवाइड किया था और इसको हमने 72 से डिवाइड किया था। बट क्योंकि यहाँ पे वाई ऑलरेडी एवरेज मंथली प्रोडिक्शन में है, यहाँ पे तो एनुअल में था, यहाँ पे मंथली में है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ 6 से डिवाइड करेंगे और हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 72 प्लस 2x। और आपको ओरिजिन मेंशन करना है, एक्स की यूनिट मेंशन करनी है और वाई की यूनिट मेंशन करनी है। तो हम देखते हैं कि पैराबोला में किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन का तो देख लिया, लेकिन सेकेंड डिग्री पैराबोलिक का कैसे कन्वर्जन करते हैं वो देखते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे हम हमारी जो एक्स की यूनिट है वो 1 ईयर दे रखी होगी, ठीक है, और वाई की यूनिट भी एनुअली दे रखी होगी, तो उस केस में हम ए को डिवाइड करेंगे 12 से, बी को करेंगे 144 से और सी को करेंगे 1728। अब ये क्या है, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर हमारी एक्स की यूनिट हाफ ईयर दे रखी है तो उस केस में हम जो बी को डिवाइड करेंगे वो 72 से करेंगे और जो सी को डिवाइड करेंगे दैट इज 432। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है समझाने के लिए आपको ठीक से, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ट्रेंड इक्वेशन ऑफ द ईयरली सेल ऑफ द कॉमोडिटी विद अ 1 जुलाई एज एन ओरिजिन इज दिस। ट्रेंड इक्वेशन ये दे रखी है, हमारी एक्स की यूनिट 1 ईयर है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि मंथली ट्रेंड इक्वेशन निकालो, ये हमारी क्या है, एनुअली ट्रेंड इक्वेशन। तो मंथली ट्रेंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है 28.8x प्लस 4x²। हमें इसको डिवाइड करना है 12 से, इसको करना है 144 से और इसको हमें डिवाइड कर देना है 1728 से। क्यों, क्योंकि हमारी x की यूनिट क्या है, 1 ईयर। इसके बाद हमारा आंसर आएगा वाई सी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 0.2x प्लस 0.0023x²। हमें इतने पे ही नहीं छोड़ना, हमें क्या लिखना है, ओरिजिन लिखना है, ठीक है। ओरिजिन क्या है हमारा इसमें, दैट इज 1 जुलाई 1991। इसके अलावा हमें एक्स की यूनिट मेंशन करनी है, एक्स की यूनिट क्या है, 1 मंथ, ठीक है। फिर हमें वाई की यूनिट मेंशन करनी है, वाई की यूनिट क्या है, दैट इज एवरेज मंथली सेल्स, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी यूनिट 4 होती है पूरी तरीके से कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं उन सब के सॉल्यूशन मैं वहीं पर डालने वाली हूँ। टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करोगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।